नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो ट्रांसलेशन पर आधारित है। मैंने पिछले वीडियो में ट्रांसलेशन पर मैंने टेंस बेस पर आधारित कुछ वाक्यों को मैंने आपको अनुवाद करना बताया था, उसका ट्रांसलेशन करना बताया था, हिंदी में इंग्लिश करना बताया था। तो उसी सिलसिले में मैं अपना यह वीडियो जो उसका पार्ट 2 है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा वीडियो जो प्रारंभ में मैंने जो वीडियो अपलोड किए थे वह उसमें मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया था। मेरा यह वीडियो 5 टेंस पर आधारित रहेगा। इसमें 5 टेंस पर आधारित मैं वाक्यों का ट्रांसलेशन करना हिंदी से इंग्लिश आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो का आरंभ करने से पहले मेरा आप लोग से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में या अपने टैबलेट में चालू कर लें, ताकि जब भी मैं कोई अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी सूचना सर्वप्रथम आपको हो। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और अपने अमूल्य सुझाव से, अपने अमूल्य कमेंट से आप मुझे अपने समस्याओं के बारे में या कुछ पूछना हो उससे भी अवगत कराते रहिए, ताकि मैं आने वाले वीडियो को और भी बेहतर बना सकूं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं ट्रांसलेशन जो कि टेंस बेस पे है। तो आज मेरा जो स्पेशल है वो पास्ट टेंस पे आधारित है। तो पास्ट टेंस के लिए मैं आपको अनुवाद करना बताऊंगा। तो मैंने अपने पूरे वीडियो में आपको बताया था कि पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस की भांति ही 4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको उसी 4 टेंसों के बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो पहला नंबर आता है, जो पहला मेरा आता है वो आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहले पहचान समझ लें हम, क्या होता है पहचान। पहचान में इसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में या, ई, ये, ई, ई ये सभी आते हैं इत्यादि। ठीक है, ये सभी आते हैं। तो यदि वाक्य के अंत में ये सभी चीज़ें आए तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। इंडेफिनिट का मैंने मतलब बताया था आपको। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि जब किसी वाक्य में अनिश्चितता का बोध हो तो वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। ठीक है, और वह अनिश्चितता किस में होनी चाहिए, पास्ट में, यानी कि भूतकाल में होनी चाहिए। तो पहचान तो हो गया। अब इसके हम आपको रूल बताते हैं, इसका नियम बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए आपको कुछ बातें जो मैंने प्रेजेंट टेंस में बताई थी उसी तरह कंपेयर करके आप पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी ट्रांसलेशन बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, ठीक है। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस अफर्मेटिव में हो तो क्या करते हैं, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमको प्रयोग करना है। इसमें हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। इसमें हमको सिंगुलर या प्लूरल जो होता है उस पर ध्यान नहीं देना है। हमको केवल कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। ठीक है, और अगर निगेटिव हो तो हमको डिड का प्रयोग करना है और नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें ध्यान दीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही हो लेकिन वो निगेटिव हो तो वहाँ पे हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लिखनी है। हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड नॉट का प्रयोग करना है, केवल डिड नॉट। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो, हमको डिड नॉट का ही प्रयोग करना है। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखा जाएगा। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे डिड का प्रयोग हमने किया है। तो डिड इज ऑलरेडी अ पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन वी कैन नॉट यूज अगेन पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम एक बार अगर पास्ट फॉर्म
वर्ब का जो पास्ट फॉर्म का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम दोबारा पास्ट फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें डबल फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है, यह दोहरा दोष होता है। तो दोहरा दोष न हो इसलिए हम डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है हमको, निगेटिव में। और इसके बाद आ जाता है इंट्रोगेटिव। जैसा कि हम जानते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप होते हैं। तो फर्स्ट टाइप में क्या करना है, फर्स्ट टाइप में ये ऐसे वाक्यों का आरंभ क्या से होता है। तो सबसे पहले हम डिड जो होता है, सहायक जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको हम आगे करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। इस तरह से हमको लिखना है, ठीक है। और अगर वही इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का हो तो हमको WH पहले लिखना होगा, फिर डिड लिखना होगा, फिर सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा, फिर अदर वर्ड्स। तो इसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप है। ध्यान दीजिए, इसमें भी वही करना है कि यहाँ जैसे डिड यहाँ लगा है तो यहाँ ही लगेगा। आप चाहे तो यही इसी पर नॉट लगा सकते हैं, डिडेंट हो जाएगा, और फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डिड लगा के फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। दोनों तरीका है, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। और अगर सेकंड फॉर्म हो, ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का हो तो क्या करते हैं, WH आगे आ जाएगा, फिर डिडेंट लिख सकते हैं आप, ठीक है, फिर सब्जेक्ट लिख सकते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। या WH लिख के डिड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर अदर वर्ड्स, इस तरह से। तो ये जो मेरा नियम है, उस नियम को आप माइंड में रख लीजिए, क्योंकि इसी नियम का की सहायता से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंसों का ट्रांसलेशन करेंगे। तो अब मैं आपको कुछ वाक्य देता हूँ और उस वाक्यों का अनुवाद कैसे किया जाएगा। तो देखिए, जैसे हो गया एग्जाम्पल, देखिए जैसे हो गया, सीता कल यहाँ आई, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो इसका हो जाएगा, पहले हम वही SVOC का रूल, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, उसी रूप में हमको लिखना है। तो सब्जेक्ट हो गया सीता, ठीक है, आई, अब वर्ब हो गया, यहाँ वर्ब की हमको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। आना का होता है केम, कम केम कम, और केम हेयर, और कल के लिए एस्टरडे का प्रयोग करना है। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ एस्टरडे आएगा, यहाँ टुमारो नहीं आएगा, क्योंकि टुमारो भूतकाल के लिए होता है, बीते हुए समय के लिए एस्टरडे होता है कल, ठीक है। दूसरा देखो, तुमने आज अपना पाठ पढ़ा, तुमने आज अपना पाठ पढ़ा। तो यहाँ तुमने का हो जाएगा यू, पढ़ा सेकंड फॉर्म रीड, रीड रीड, यू रीड, फिर अपना के लिए हो जाएगा यहाँ पे योर लेसन, ठीक है, टुडे। कभी कभी रीड के जगह हम लर्न का भी प्रयोग करते हैं, तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं, यू लर्न योर लेसन टुडे, ठीक है। तो यानी कि चाहे जो हो, इसमें हमको रीड या लर्न लगाना है। तो यहाँ पे देखिए योर आया है, ठीक है, अपने के लिए। तो यहाँ अपने के लिए देखिए प्रोनाउन का विषय है कि यू के लिए योर आता है अपने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम समझ लीजिए प्रोनाउन कितने होते हैं और उसके लिए अपने के लिए क्या होता है, उसको आप नोट कर लें। जैसे ही के लिए अपने के लिए होगा हिज, सी के लिए हर, यू के लिए योर, दे के लिए देयर, और
वी के लिए आवर, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे यू के लिए योर होगा। सम मोर एग्जाम्पल्स। तीसरा देखिए, वे लोग इस जगह पर नहीं आए, वे लोग इस जगह पर नहीं आए, तो वे लोग का होगा दे, ठीक है, आना। अब देखिए निगेटिव है तो हो जाएगा डिड नॉट आए, आए का कम हो जाएगा, कम केम कम, कम ही हमको लिखना है, इस जगह पर, कम एट दिस प्लेस, ठीक है। यहाँ पे देखिए वे लोग के लिए दे पीपुल नहीं लिखेंगे, ठीक है, वे लोग मतलब वे, ठीक है, वे लोग मतलब वे। या इसको ऐसा लिख सकते हो, अगर पीपुल लिखना ही है तो यहाँ लिखना होगा दोज पीपुल डिड नॉट कम एट दिस प्लेस, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे वे लोग को हम जनरली दे लिख देते हैं, और अगर हम पीपुल लगाते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा दोज पीपुल, वे लोग। दीज का मतलब ये लोग, और वे लोग का दोज। तो यहाँ होगा दोज पीपुल डिड नॉट कम एट दिस प्लेस। आप चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों तरह से सही होगा। तो यहाँ पे देखिए डिड नॉट आया है, इसके साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आई है, और इस जगह पर के लिए एट लग गया है, ये प्रीपोजिशन है, और दिस प्लेस में इस जगह, ठीक है। और देखिए तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, ठीक है, तुम अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, तो यहाँ हो जाएगा यू डिड नॉट ओबे योर पेरेंट्स, ठीक है, यू डिड नॉट ओबे योर पेरेंट्स, यू सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट ओबे वर्ब हो गया, योर पेरेंट्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं। और देखिए एग्जाम्पल, कभी कभी वाक्य में, नेगेटिव वाक्य में कभी नहीं आ जाता है, तो कभी नहीं आ जाएगा, तो हम जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कभी नहीं जब आता था तो उसमें हम रूल फर्स्ट का प्रयोग करते थे, रूल सेकंड का प्रयोग नहीं करते थे। उसी प्रकार जब कभी नहीं आ जाए तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी रूल फर्स्ट का ही प्रयोग करना है, जो अफर्मेटिव वाला नियम है। तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे पांचवा एग्जाम्पल है, आपने मेरी सहायता कभी नहीं की, आपने मेरी सहायता कभी नहीं की, तो आपने के लिए यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेवर का प्रयोग करना है, कभी नहीं है, तो यू नेवर, ठीक है, हेल्प्ड यहाँ पर जाएगा, यू नेवर हेल्प्ड मी, मेरी का मी हो जाएगा, यू नेवर हेल्प्ड मी। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, जब नेवर आ जाए तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा, जैसा कि रूल फर्स्ट है, रूल फर्स्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो अगर नेवर आ गया, निगेटिव आ गया, तो यहाँ पे हेल्प्ड लगेगा, यहाँ डिड नॉट का प्रयोग नहीं करना है। छठवां देखो, वह यहाँ पर कभी नहीं आया, वह यहाँ पर कभी नहीं आया, तो इसका हो जाएगा ही नेवर केम हेयर, ठीक है, ही नेवर केम हेयर। यहाँ पर के लिए हेयर होगा बस, यहाँ एट हेयर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हेयर मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह यहाँ पर कभी नहीं आया, ही नेवर केम हेयर। तो यहाँ देखिए नेवर लगा है,
तो यहाँ इसके लिए केम वर्ब की सेकंड फॉर्म आया है। ठीक है, तो अगर हम नेवर लगाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, जैसा कि हम प्रेजेंट टेंस वाले नियम में पढ़े थे। अब इसके बाद और एग्जाम्पल देखिए, क्या तुमने मेरे घर पर गाना गाया? यह देखिए, ये फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या तुमने मेरे घर पे गाना गाया? तो यहाँ पे क्या शब्द के लिए हम डिड का प्रयोग पहले करेंगे। डिड यू सिंग अ सॉन्ग एट माई होम? ठीक है, डिड यू सिंग अ सॉन्ग एट माई होम मतलब मेरे घर पर। ठीक है, एट माई होम। आठवां देखो, क्या तुमने मेरी पुस्तक चुराई? क्या तुमने मेरी पुस्तक चुराई? तो इसका क्या हो गया, डिड यू, चुराना का होता है स्टील, STEAL, डिड यू स्टील माई बुक? इस तरह से बन जाएगा। और इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल भी देखते हैं। क्या हम लोग आज पिकनिक मनाने गए? क्या हम लोग आज पिकनिक मनाने नहीं गए? नहीं गए, तो इसका हो जाएगा डिड या डिडेंट। हम लोग का वी हो जाएगा वी पिकनिक मनाने हैं, वी गो टू पिकनिक टुडे। तो हो जाएगा डिडेंट वी गो टू पिकनिक टुडे। ठीक है, पिकनिक मनाने आज गए। 10वां देखिए, वह आज क्या किया? वह आज क्या किया? तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या को पहले लिखेंगे, तो क्या के लिए हो जाएगा व्हाट डिड ही डू टुडे। ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। और देखिए, वह वहाँ क्यों नहीं गया? तो यहाँ हो जाएगा वाई डिडेंट ही गो देयर। तो इस प्रकार देखिए, मैंने आपको 11 एग्जाम्पल्स दिए हैं और उसका मैं ट्रांसलेशन करके बताया हूँ। ये सभी नियम पर आधारित है और मैंने जो भी आपको एग्जाम्पल दिए हैं वो बहुत ही ईजी है और उसको लगाना बहुत सरल है। तो लेकिन ये समझाने का तरीका है, यदि हम आपको कठिन एग्जाम्पल देते हैं तो उससे क्या होगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने इजी एग्जाम्पल से उसको समझाने का प्रयास किया है। और आने वाले जो मेरा भविष्य में जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको एक से एक कॉम्प्लिकेटेड वाक्यों का और टेंस के आधारित वाक्यों का मैं आपको अनुवाद करना, ट्रांसलेशन करना बताऊंगा। लेकिन अभी मेरा यह बेसिक चैप्टर है, तो इसमें आपको मैं समझाने के लिए कुछ सरल एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। तो इस उदाहरण को समझिए, ठीक है, और उस उदाहरण को पहले आप अपने दिमाग में नियम बैठा लीजिए। उसके बाद फिर आप कठिन से कठिन वाक्यों का आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये मेरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था। अब इसी प्रकार मैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करूंगा। पास्ट कंटीन्यूअस
टेंस। जस्ट लाइक पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आल्सो 4 टाइप्स। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तो इसमें अफर्मेटिव की हम पहले बात करते हैं कि अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव में हो तो क्या करना है आपको, यहाँ पे वाज और वर का प्रयोग करना है, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, अब कुछ नहीं करना है। और अगर ये निगेटिव हो तो वाज और वर के बाद नॉट लगाना है और वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। और अगर ये इंट्रोगेटिव हो जैसा कि होता है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का रहे, तो इसमें वाज और वर जो होता है वो सबसे पहले हम लिखते हैं, सब्जेक्ट से पहले भी आएगा, फिर वर की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और अगर ये सेकंड टाइप का हो तो WH आगे आ जाएगा, WH, फिर वाज और वर का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और अगर इसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो और फर्स्ट टाइप का हो तो इसमें वाज और वर आएगा, फिर नॉट आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और सेकेंड टाइप का हो तो WH आएगा, फिर वाज और वर आता है, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। एक बात ध्यान दीजिए कि जो नाट आता है ये वाज और वर के सहायक क्रिया के बाद जस्ट लिख देते हैं। बहुत सारी किताबों में सब्जेक्ट के बाद नाट लगाते हैं, वो भी गलत नहीं होता है, उससे भी बनता है। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। वह लगातार चल रहा है, वह लगातार चल रहा है, तो वहाँ वह के लिए ही हो जाएगा, चल रहा है, ही चल रहा है नहीं था, चल रहा था, यहाँ हो जाए ही वाज, चलना का होगा वॉकिंग, ही वाज वॉकिंग, ठीक है। और लगातार का होगा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है। एक बार समझ लीजिए जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें पहचान होता है रहा था, रही थी और रहे थे, ठीक है। ये वाक्य के अंत में आता है, रहा था, रही थी और रहे थे, तो वो लगातार चल रहा था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे वाज के साथ वाक्य में आईएनजी लग गया और कंटिन्यूअसली लगातार है कि ये एडवर्ब है। दूसरा देखो, रुपेश कल यह कार्य नहीं कर रहा था, तो रुपेश कल यह कार्य नहीं कर रहा था, तो इसका हो जाएगा रुपेश वाज नॉट, ठीक है, वाज के बाद नॉट आ जाएगा, वाज नॉट डूइंग दिस वर्क, ये समय सूचक है कल, तो इधर लास्ट में आता है यस्टरडे, ठीक है। बहुत लोगों में कंफ्यूजन होता है कि जैसे यस्टरडे को आगे लिख देते हैं, यस्टरडे रुपेश वाज नॉट डूइंग दिस वर्क, तो यह तरीका नहीं होता है। यहाँ जो समय सूचक होता है उसको वाक्य के अंत में लिखा जाना चाहिए, तो इसलिए यस्टरडे को मैं वाक्य के अंत में लिखूंगा, ठीक है। और देखिए, वे कल
कहाँ जा रहे थे। ये देखिए सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो कि पास्ट कंटिन्यूअस पर आधारित है। तो यहाँ पे कहाँ के लिए हम पहले लिख देंगे, हो जाएगा वेयर, फिर वेयर वर WRE, क्योंकि यहाँ पे दे प्लूरल है तो सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग। तो हो जाएगा वेयर वर दे गोइंग, कल का हो जाएगा एस्टरडे। पास्ट टेंस में कल के लिए एस्टरडे ही हमेशा लगेगा, कभी भी टुमारो का प्रयोग ना करें। चौथा देखिए, क्या हम खाना खा रहे थे। तो यहाँ क्या लग गया, तो वाज ओवर आगे लगेगा, हम जो है ये प्लूरल है तो यहाँ वर का प्रयोग होगा, तो वर वी, ठीक है। खाना का क्या हो गया, ईटिंग द फूड। एक बात ध्यान दीजिए, कहीं कहीं किसी किसी किताबों में खाने के लिए होगा टेकिंग द फूड, ठीक है, या मतलब पानी पीने के लिए होता है टेकिंग द वाटर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम जनरली आपको समझाने के लिए ईटिंग लिख देते हैं, ठीक है। ईटिंग द फूड मतलब खाना खाना, नहीं तो आप टेकिंग द फूड लिखते हैं तो उसका भी अर्थ यही निकलेगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान में है चुका था, चुकी थे, चुकी थी और चुके थे, ये सब आता है। या कभी कभी लिया, लिया था, दिया था, किया था, ये सब भी आते हैं। तो अगर इस टाइप के अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस के नियमों के अनुसार उसका हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो अब मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे अफर्मेटिव के लिए पहले बता देते हैं कि नियम क्या है, ठीक है। अफर्मेटिव, तो अगर अफर्मेटिव हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हैड के साथ, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर निगेटिव हो तो क्या करना है, तो उसमें आपको हैड नॉट का प्रयोग करना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर इंट्रोगेटिव हो जो कि फर्स्ट टाइप होगा तो क्या करना है, तो वहाँ पे आपको हैड को आपको आगे लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, फिर वर्ब को लिखना है थर्ड फॉर्म जो कि होगा, फिर शेष। और अगर सेकंड टाइप का हो तो आपको क्या करना है, आपको WH लिखना है, फिर हैड लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, फिर अन्य। और इसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी होता है। जो कि फर्स्ट टाइप का होगा, तो फर्स्ट टाइप में आप क्या करेंगे, हैड के बाद नॉट लगा देना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर सेकंड टाइप का हो तो आपको WH लगाना है, फिर हैड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, नॉट लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और शेष वाक्य। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम जो 4 है, ठीक है, उसमें क्या क्या हमको करना है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं जो कि कम्प्लेक्स सेंटेंस के नियमानुसार बनते हैं। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है कि जिसमें उसमें 2 वाक्य होते हैं, दोनों वाक्य को जोड़ दिया जाता है
वैसे भी मतलब जो उदाहरण आते हैं वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही माने जाते हैं। जैसे डॉक्टर साहब के आने से पहले मरीज मर चुका था, या मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंचा भी नहीं था कि गाड़ी चल चुकी थी। इस टाइप के अगर वाक्य भी आते हैं तो भी वो पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार ही लगते हैं। तो चलिए पहले मैं कुछ सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, उसके बाद मैं उन वाक्यों का भी आपको बताता हूँ कि क्या करना है। कि अगर वो वाक्य आ जाएंगे जैसा कि कंप्लीट सेंटेंस वाला नियम में बताया हूँ, तो उसमें आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, कैसे ट्रांसलेट करना है और क्या क्या सावधानियाँ रखनी होगी, तो उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो ट्रांसलेशन है उसको बड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आता है। तो एग्जांपल देखिए, वह खाना खा चुका था। ठीक है, वह खाना खा चुका था, इसका हो जाएगा ही हैड, ठीक है, ईटेन द फूड। यस भी ओसी रूल हर में लगता है, इसमें भी लगेगा। सब्जेक्ट, वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट रहेगा, कंप्लीमेंट। दूसरा एग्जांपल, तुम अपना कार्य नहीं किए थे। ठीक है, तुम अपना कार्य नहीं किए थे, दूसरा हो जाएगा यू हैड नॉट डन योर वर्क। एक बात ध्यान रखिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस हो या कोई भी परफेक्ट टेंस हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगा। उसमें कभी भी कंफ्यूज ना करिए इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा कि सेकंड फॉर्म लगेगा, उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाना है। ठीक है, इसको ट्रिक समझ लीजिए या इसको नियम समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए कि अगर कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। थर्ड एग्जांपल देखिए, क्या मैं तुम्हारी सहायता क्या मैंने तुम्हारी सहायता किया था। क्या मैंने तुम्हारी सहायता किया था, किसका हो जाएगा, हैड आगे आ जाएगा, हैड आई हेल्प यू। ठीक है, इस तरह समझ जाएगा। क्या मैंने तुम्हारी सहायता किया था, तो हैड आई हेल्प यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा एग्जांपल देखो, क्या मुकेश ने एक सुंदर गीत गाया था। क्या मुकेश ने सुंदर गीत गाया था, इसका हो जाएगा हैड मुकेश सिंग, संग लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, संग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ठीक है, क्या मुकेश ने एक सुंदर गीत गाया था, हैड मुकेश संग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। पांचवा देखो, क्या वह घर नहीं जा चुका था, तो हो जाएगा हैड या हैडंट ही गॉन टू द होम। ठीक है, यहाँ पे टू लगाना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि होम घर जाने के लिए टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हैडंट ही गॉन द होम, इस तरह से बन जाएगा। और देखिए एग्जाम्पल,
ठीक है, यहाँ पे देखिए वह तुमको किस नाम से बुलाया था, तो किस नाम से, तो किस नाम का पहले हम लिखेंगे विच, किस नाम से, तो किस नाम से होगा फ्रॉम विच नेम। ठीक है, फ्रॉम विच नेम, ठीक है, हैड ही कॉल्ड यू, ये हो जाएगा फ्रॉम विच नेम हैड ही कॉल्ड यू। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बाई विच नेम हैड ही कॉल्ड यू। ठीक है, मतलब तुम्हें किस नाम से बुलाया था। तुमने मेरी सहायता क्यों नहीं किया था, तूने मेरी सहायता क्यों नहीं किया था, क्या होगा वाई हैडेंट यू हेल्प मी। हम हर टाइप के वाक्य का ट्रांसलेशन जो है आपको मैंने बताया, लेकिन इसमें कुछ छूट रहा है, वो है कम्प्लेक्स सेंटेंस का, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, कैसे हम उसका हम ट्रांसलेशन करेंगे, वही ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसी को याद रखने योग्य है। तो अब उसको बताता हूँ। देखिए मैं आपको 2 वाक्य दे रहा हूँ, उस 2 वाक्य से सारा फंडा क्लियर हो जाएगा क्या किस में क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन पहला है, डॉक्टर साहब के आने से पहले मरीज अपने घर जा चुका था। डॉक्टर साहब के आने से पहले मरीज अपने घर जा चुका था। इसमें देखिए 2 बातें हैं, डॉक्टर साहब आए, मरीज घर जा चुके। तो इसमें जो घटना मतलब पहले घटित हुई है, और जो घटना पहले घटित हुई है उसको हम परफेक्ट बना लेंगे, और जो घटना बाद में घटित हुई है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट बना लेते हैं। तो पहले मरीज घर जा चुका था, ये बात पहले है, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे, और इसमें डॉक्टर साहब के आने से पहले इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। तो इसका हो जाएगा द पेशेंट हैड गॉन हिज होम बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो द पेशेंट हैड गॉन हिज होम, मतलब कि मरीज अपने घर जा चुका था बिफोर, पहले द डॉक्टर केम, नंबर डॉक्टर साहब आए उससे पहले मरीज घर जा चुका था। तो इसको इस तरह से समझना चाहिए। ठीक है, इसका प्रश्नवाचक में भी देख लीजिए, क्या मेरे आने से पहले वह खाना खा चुकी थी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए वह खाना खा चुकी थी, पहले इसको हम बनाएंगे। तो इसके लिए यह भी प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पे हैड लगेगा, हैड सी ईटन द फूड बिफोर आई केम, इस तरह से बन जाएगा। थर्ड, डॉक्टर साहब के आने के बाद मरीज घर गया। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर साहब के आने के बाद मरीज घर गया, यहाँ डॉक्टर साहब पहले आए, अब मरीज बाद में घर गया।
तो यहाँ पे डॉक्टर साहब के आने से पहले, आने के बाद, यहाँ पे डॉक्टर साहब के आने के बाद वाला जो ये वाला पोर्शन है, इसको हमको पास्ट परफेक्ट टेंस के नियम से बनाएंगे, और जो मरीज घर गया उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बनाएंगे। तो इसका हो जाएगा द पेशेंट went home after the doctor had come came। ठीक है, डॉक्टर साहब के आने के बाद मरीज घर गया। द पेशेंट वेंट होम आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। चौथा देखो, क्या उसके आने से पहले, आने के बाद मैं घर गया? क्या उसके आने के बाद मैं घर गया? तो इसका हो जाएगा उसी प्रकार वाक्य है, बाद लगा है, यानी कि ये परफेक्ट में होगा और ये इंडेफिनिट में होगा। डिड आई वेंट का हो जाएगा गो। डिड आई गो होम आफ्टर ही हैड कम। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का नियम। अब इसके बाद मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा हूं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहचान, समय के साथ रहा था, रही थे, रही थी, रहे थे का प्रयोग करना है। समय के साथ रहा था, रही थे, रहे थे, ये इसका पहचान है, ये वाक्य में आता है। समय के लिए जैसा कि मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और निश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करना है, वही नियम इसमें भी लगेगा। तो अगर अफर्मेटिव हो तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हैड बीइंग का प्रयोग करना है, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। यदि निगेटिव हो तो हैड के बाद नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। अब इसका इंट्रोगेटिव हो, इंट्रोगेटिव में फर्स्ट टाइप हो तो यहाँ पे क्या करना है, हैड लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड के बाद बीन, फिर वर्ब पे फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। सेकंड टाइप में बस WH आगे आ जाएगा और वैसे रहेगा। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए फर्स्ट टाइप हो तो यहाँ पे हैड के बाद नॉट लगाना है, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और सेकंड टाइम में WH आगे आ जाएगा, फिर हैड, नॉट, सब्जेक्ट, बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इस तरह से लग जाएगा। तो ये मेरा रूल है, रूल उसी हिसाब से होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे पहला देखिए, वह 2 घंटे से पढ़ा रही थी।
वह 2 घंटे से पढ़ा रही थी। तो इसका हो जाएगा सी, पढ़ाना का होता है टीच, तो हो जाएगा सी हैड बीन टीचिंग 2 घंटे से, अनिश्चित समय है तो फॉर 2 आवर्स, इससे समझ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, वह 4 बजे से नहीं खेल रहा था, वह 4 बजे से नहीं खेल रहा था, तो हो जाएगा ही हैड नॉट बीन सिंस 4 o'clock, 4 o'clock। यहाँ पे 4 बजे से निश्चित समय है तो हो जाएगा सिंस 4 o'clock। और एग्जाम्पल देखिए, क्या मैं सुबह से खेतों में पानी डाल रहा था। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या होगा, हैड आगे आ जाएगा, हैड आई, ठीक है, बीन, पानी डालना का होता है वाटर, तो हो जाएगा वाटरिंग इन द फील्ड, और सुबह से सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय है, बस वाचक लग गया। दूसरा, क्या मुकेश 1990 से इस घर में रह रहा था, तो यहाँ हो जाएगा हैड मुकेश रहना का हो जाएगा बीन लिविंग इन दिस होम 1990 से, निश्चित समय है सिंस 1990, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखिए फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का 50 एग्जाम्पल देखिए, वह तुम्हें 1 घंटे से नहीं बुला रहा था, नहीं बुला रहा था। अफर्मेटिव का नियम है तो हो जाएगा ही हैड नॉट बीन कॉलिंग फॉर यू फॉर 1 hour, ठीक है। यहाँ पे बुलाने के लिए कॉल होगा, कॉल फॉर। तुम 2 बजे से यह कार्य कब नहीं कर रहे थे, तुम 2 बजे से यह कार्य कब नहीं कर रहे थे, हो जाएगा व्हेन हैड यू नॉट बीन, ठीक है। करना का होगा डूइंग दिस वर्क सिंस 2 o'clock, तो इस प्रकार देखिए हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का आपको मैंने अनुवाद करना बताया, तो इसे ही आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अनुवाद कर सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। और मैं अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।